हेलो दोस्तों, मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा परफेक्ट एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हिंदी विषय को लेकर के और इसका जो ग्रामर का पोर्शन है, हिंदी ग्रामर में व्याकरण के अंतर्गत संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन और धातु, शब्द रूप इत्यादि का एक एक करके विस्तृत रूप से आपको मैं अध्ययन कराऊंगा। जो हाई स्कूल, इंटर एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये टॉपिक बहुत मायने रखता है और आप लोग इसे देखने का प्रयास करें। मेरे इस परफेक्ट एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बिना समय को गवाए हुए और आगे अपने विषय पर आते हैं। ध्यान से आप देखें। आज मेरा हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी ग्रामर में और पहला पोर्शन रहेगा संधि प्रकरण। संधि प्रकरण। दोस्तों, सबसे पहले हम संधि की चर्चा करें। संधि क्या है? तो संधि जो शब्द है, संधि की सिंपल परिभाषा है, जिसे हम कहते हैं दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। क्या? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा इस तरीके से हो जाएगी। परिभाषा: दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दूसरे तरीके से इसे आप देखेंगे, दूसरी परिभाषा बनती है आपकी संस्कृत में, जिसे कहते हैं पराह सन्निकर्षः। पराह सन्निकर्षः संहिता। पराह सन्निकर्षः संहिता। परासन्निकर्षः संहिता। इसका क्या अर्थ है? अर्थात परः परस्पर, सन्निकट अत्यधिक समीप आने पर, दो शब्दों के अर्थात दो वर्णों के अत्यंत समीप आने पर उनमें एक नया परिवर्तन होता है, किसी एक नए शब्द का निर्माण होता है, वह जो है क्या, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। संधि के प्रकारों की चर्चा करें। संधि के मुख्यतया तीन प्रकार होते हैं। संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं? तो देखें, सबसे पहला आता है आपका स्वर संधि। स्वर संधि या इसे हम अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अच संधि। स्वर संधि को हम दूसरा रूप क्या कहते हैं? इसे अच संधि भी कहते हैं। दूसरा आता है आपका व्यंजन संधि। कौन सी संधि आती है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के लिए व्यंजन संधि का दूसरा रूप जिसे हम हल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल संधि। और तीसरी जो संधि होती है वो होती है कौन सी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। ठीक, अच्छा दोस्तों, यहां देखें आप, स्वर संधि को हम अच संधि कहते हैं। अच क्यों कहते हैं? अच क्या है? तो अच एक प्रत्याहार है। अच क्या है? प्रत्याहार है। अच्छा, ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा संस्कृत की ग्रामर के अंतर्गत 14 माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करना होगा। 14 माहेश्वर कौन कौन से हैं, थोड़ा सा संक्षेप में एक नजर उन पर डालेंगे। महर्षि पाणिनि, उनके विषय में ऐसा बताया जाता है कि सृष्टि की रचना के समय और भगवान शिव शंकर जी की डमरू से 14 माहेश्वर सूत्र 14 बार उन्होंने डमरू बजाया और महर्षि पाणिनि ने उन 14 माहेश्वर जो डमरू से आवाज निकली, जो ध्वनि निकली, उसको उन्होंने नोट किया और इस प्रकार से वो 14
सूत्रों में जो है उन्होंने उसे डिवाइड कर दिया, 14 सूत्रों में बांट दिया। वो सिर्फ माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। अच्छा, उन 14 माहेश्वर सूत्रों से जो है 42 प्रत्याहार बनते हैं। कितने प्रत्याहार बनते हैं? 42 प्रत्याहार। वे 42 प्रत्याहार जो हैं उनमें से एक प्रत्याहार है आपका कौन सा? अच प्रत्याहार। कौन सा है? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार जिसमें सभी स्वर आते हैं। अच प्रत्याहार में कितने स्वर आते हैं? अच प्रत्याहार में सभी स्वर वर्ण आते हैं, इसलिए हम इसे स्वर संधि या अच संधि भी कहते हैं। दूसरा आता है हल। हल क्या है? हल एक प्रत्याहार है। हल भी क्या है? एक प्रत्याहार है। हल में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। हल में सभी क्या आते हैं? व्यंजन वर्ण आते हैं, का से लेकर के क्या तक के विमान होते हैं। और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। चलो अब इनको आपने जाना, 3 संधि के मुख्यतः प्रकार हैं। इसमें से आप देखेंगे सबसे पहले आपकी स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। और स्वर संधि के मुख्यतः 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार होते हैं। चलो अब इन सब के बाद हम सबसे पहले स्वर संधि के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं स्वर संधि के प्रकारों में। स्वर संधि के मुख्यतः 7 प्रकार होते हैं, जरा उन पर आप ध्यान दें। देखिए, हाँ ठीक है, 7 प्रकार देखिएगा कौन कौन से हैं। तो आप देख रहे हैं कौन सी संधि? मुख्य जो संधि है वो है स्वर संधि। स्वर संधि। अब इसके मुख्य प्रकारों में देखिएगा, सबसे पहला जो फर्स्ट है, फर्स्ट संधि कौन सी आती है? इसमें आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अच्छा दोस्तों, इनके सूत्रों का भी साथ में अध्ययन करते जाएं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है अकाह सवर्णे दीर्घा। अकाह सवर्णे दीर्घा। दूसरी संधि आती है, दूसरी कौन सी है? दूसरी आती है गुण संधि। गुण संधि। गुण का सूत्र क्या होता है? आद गुणा। क्या होता है? आद गुणा। तीसरी संधि का अध्ययन करेंगे। तीसरी दीर्घ गुण आदि है यड़। यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? इसका होता है इको यड़ ची। क्या होता है? इको यड़ ची। चौथी संधि आती है वृद्धि संधि। कौन सी आती है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? इसका वृद्धि संधि, जिसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। क्या होता है? वृद्धि रेची। इसके बाद पांचवी आती है अयादि संधि। कौन सी आती है? अयादि संधि। और इसका सूत्र होता है एचो अय वाया वाह। क्या होता है? एचो अय वाया वाह। इसके बाद छठी जो संधि आती है वो आती है पूर्व रूप संधि। कौन सी आती है? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या होता है? इसका होता है एंग पदांता दति। क्या होता है? एंग पदांता दति। और जो छठी आती है, 7वीं आती है, वो कौन सी है? तो 7वीं आती है पर रूप संधि। पर रूप संधि। कौन सी संधि आती है? पर रूप संधि। पर रूप संधि का सूत्र होता है एंगी पर रूपम। क्या होता है? एंगी पर रूपम। अपन को स्वर संधि, दोस्तों यहाँ पर स्वर संधि की अपन को 7 प्रकार पढ़ना है। इन 7 को अगर आपने जान लिया तो ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट प्लस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वर संधि में यहीं से ही कोई ना कोई क्वेश्चन, यहीं से कोई ना कोई पॉइंट रखते हैं। तो यहाँ से आप सरलता से, सहजता पूर्वक आराम से समझ सकते हैं, इसे जान सकते हैं और दिमाग को हमेशा के लिए स्थायी रूप से बना सकते हैं। चलो ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक,
अब इसमें देखिए सबसे पहले आती है आपकी दीर्घ संधि। कौन सी आती है? दीर्घ संधि। दोस्तों समझते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करिए। ठीक, चलो देखिए आगे देख रहे हैं आप दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसका सूत्र होता है अकाह शवनरे दीर्घा। सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र होता है अकाह शवनरे दीर्घा। अर्थात देखिए किसी भी संधि का कोई भी सूत्र हो, वो सूत्र अपने आप में सारी व्याख्या को प्रकट करता है। सूत्र क्या है? सूत्र एक ज्यादा शब्दों को ना याद करते हुए यदि आपने सूत्र को जान लिया तो यहीं से आपकी पूरी संधि सॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी ऐसे। तो देखें अतः अकाह सवर्णे दीर्घा, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अर्थ प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वे सभी दीर्घ होते हैं। कह रहा है अर्थ क्या है? एक प्रत्याहार है। अकाह सावर्णे, सा मतलब समस्त वर्ण अक्षर, और दीर्घ माने क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। यहाँ पर वर्णों की जो प्रकार है वो तीन होते हैं। एक ह्रस्व होता है, दूसरा दीर्घ होता है, तीसरा प्लुत होता है। ये उच्चारण की क्षमता पर निर्भर करता है। तो देखें अर्थ प्रत्याहार के कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो जरा देखिए इससे अर्थ प्रत्याहार हम कैसे निकालें। अर्थ प्रत्याहार को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा संस्कृत के 14 माहेश्वर सूत्रों पर जानना पड़ेगा। पहले उन 14 माहेश्वर सूत्रों को थोड़ा सा समझेंगे, उनसे फिर हम निकाल पाएंगे कि अर्थ प्रत्याहार के आखिरकार कौन कौन से वर्ण हैं। तो देखें पाणिनिकृत 14 माहेश्वर सूत्र और उनसे फिर कंफर्म होगा कि अर्थ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और फिर किस तरीके से बड़े हो जाते हैं। वो बड़े होने पर वहां पर दीर्घ संधि होती है। चलो ये अंदर डालते हैं माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र। ये माहेश्वर सूत्र हमें इसलिए बताना पड़ रहा है कि अर्थ प्रत्याहार में आखिरकार कौन कौन से वर्ण आते हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन भी ऐसा बन जाता है कि बताइए अर्थ प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं, या पूछ लेगा कि बताइए जो है एक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो आप एक प्रत्याहार के समझने से सारे प्रत्याहार आप बना लेंगे। 42 प्रत्याहारों में कोई भी आपसे प्रत्याहार पूछा जाएगा, आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहले फर्स्ट आता है आ ई उ ए, दूसरा जी र ए, तीसरा ए होंगे, चौथा ऐ औ चे। दोस्तों यहां पर देखिएगा एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक नंबर 1 से लेकर के और 4 तक के जो माहेश्वर सूत्र हैं इनमें सभी स्वर वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? स्वर वर्ण। कभी कभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, चाहे टेट हो या सुपर टेट हो या फिर जो है सी टेट हो, इनमें भी पूछ लिया जाता है कि अर्थ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ से एक कितने सूत्रों में लिपिबद्ध है। तो ये अर्थ प्रत्याहार के वर्ण जो है वो 4 सूत्रों में लिपिबद्ध है। कौन कौन से? नंबर 1 आयुड, दूसरा दीर्घ, तीसरा एओंग, चौथा अयोच। ठीक, इन 4 में जो है सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं। ठीक, अच्छा दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि बताइए कुल मुख्य स्वर कितने होते हैं। तो मुख्य जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आ ई उ और री और री, ये जो है 5 क्या होते हैं? मुख्य स्वर होते हैं। और इसमें जो 4, कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि बताइए जो है संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आता है फिर आपको बताना पड़ेगा ए ओ
ऐ और औ। ये चार क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। कुल मिलाकर के इनकी संख्या कितनी होती है? तो कुल मिलाकर इनकी संख्या जो है 9 होती है। कितनी होती है? 9। चलो यहां से थोड़ा सा संक्षिप्त में देख लें। 5 जो है क्या होते हैं इसके? 5 जो है स्वर वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 5 मुख्य स्वर होते हैं। ये क्या है? 5 जो है 5 मुख्य स्वर है। क्या है? मुख्य स्वर। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री और री। ये 5 क्या है? इसके मुख्य स्वर है। अब बात की जाए संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर जो वर्ण है वे कौन कौन से हैं? अब संयुक्त आप जान रहे हैं, संयुक्त मतलब जिनको दूसरे वर्णों को जोड़ करके मिलकर के बनाया गया है। तो वे ऐसे कौन कौन से वर्ण है? ऐसे वर्णों में बात की जाए तो वे कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनते हैं? तो चलो देख लेते हैं। एक तो हुआ आ प्लस उ। आ प्लस उ, दोनों आ को और उ को मिलाया तो बन जाता है आपका ओ। क्या बन जाता है? ओ। इसी प्रकार से आ प्लस, फिर यहाँ पर ओ को मिलाया, आ प्लस ओ। आ और ओ को मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ। इसी प्रकार से आ प्लस ई। आ प्लस ई को मिलाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। आ प्लस ई को मिलाने पर क्या बनेगा? ए। और अब दूसरा आ प्लस ए को मिलाएंगे तो बनेगा आई। इस प्रकार से दोस्तों ये 4 जो है क्या होते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण होते हैं। 4 क्या है? संयुक्त वर्ण। और 5 क्या है? मुख्य स्वर वर्ण है। ठीक है। अधिकांशतः प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन लिया जाता है, पूछा जाता है। चलो तो और दूसरा क्वेश्चन तो आपने यहां समझ लिया। मुख्य स्वर होते हैं 5, आ, ई, उ, री, री। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? ओ, औ, ए, ऐ। ठीक। यहाँ पर ए, अब इनका डिवाइडेशन आपको क्लियर हो गया कि आ उ से ओ, आ ओ से औ, आ ई से ए और आ आई से ऐ हो जाता है। ठीक, कन्फर्म हो गया। और ये स्वर वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? तो ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रत्याहार के अंतर्गत, अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये सभी वर्ण आ जाते हैं। अब आप अच से निकाल लेंगे तो आराम से यहाँ से लिखेंगे तो अच में आ जाएंगे। कौन कौन से देख लीजिएगा? 9 ही आएंगे, 9 ही वर्ण आएंगे। कैसे? एक आ हो गया, ई हो गया, उ 3 हो गया। से री, री यहां से कितना हो गया? 5 हो गया। ए, ओ 5 2 7 हो गया। और आई और औ जो है 7 और 2 कितना हो गया? 9 हो गया। 9 स्वर वर्ण हो गया। ठीक, इतना कन्फर्म हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखिएगा। तो आयोडा निर्लक्त ए होंगे आयोज। इसके बाद 5वां आता है हाइब्रिड। फिर 6वां आता है आपका लड, 7वां यमन, हड, नम, 8वां झवै, 9वां घाड़े, घा से, 10वां जब गढ़, 10, 11 खा है, छा, खा, थे, चट्टाओ, 12 कपाए, 13 सत से सब और 14 हल। दोस्तों इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र हुए। कौन कौन से? आयोडन, रिलक्स, एक होंगे आयोच, एवरट, लड, यमनगर्नम, झवै, घड़धस, घड़, धस, जब, गढ़, दस, थप, छटत, चट्टाव, कपाय, सस्सा और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हुए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं प्रत्याहार। केवल मैं दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा। हिंदी आपकी बिल्कुल परफेक्ट, जैसे इस चैनल का नाम है परफेक्ट एजुकेशन, तो बिल्कुल परफेक्ट ही होगी। वो किसी भी जगह पर फाल्ट नहीं होगी, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ से अच प्रत्याहार आपको निकालना है। ये क्या है? अच प्रत्याहार के बाद तो अग निकालिए। अग में आपको जाना है आ से लेकर के, और जो का देख रहे हैं का यहाँ पर आ से लेकर के का तक के जो वर्ण है वे सभी अच प्रत्याहार में आएंगे। और वे सभी कैसे हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। बस संधि का सॉल्व हो गया। संधि में कुछ नहीं है, केवल आपने यहां समझ लिया अच प्रत्याहार के सभी वर्ण कैसे हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। देखिएगा अब अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार में आखिरकार कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो देख लीजिएगा। आज से आप बनेंगे जिनके नीचे हलंत है वो वर्ण छूट जाएंगे इसमें। तो
तो आप देखेंगे पहले क्या आ रहा है आ, दूसरा ई ऊ, इसके बाद आ रहा है फिर क्या री, और इसके बाद आ रहा है ली। ये जो है 5 वर्ण किस प्रत्याहार में आएंगे, अंक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें एक चीज देखिएगा, इसमें जो ली है इसका दीर्घ नहीं होता। ली जो है ये हमेशा ह्रस्व रहता है। क्या रहता है इसका? ह्रस्व रहता है, और ह्रस्व होने के कारण इसे आखिर में नहीं जोड़ा जाता है, और जब इसे हटा दिया जाता है तो फिर आता है आ ई ऊ री। ये 4 ही वर्ण बनते हैं, और ये कैसे हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। अब इसकी और सिंपली परिभाषा क्या है, यहाँ से ये बड़े कैसे हो जाते हैं, इसका परिभाषा आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि जब ह्रस्व आ ई ऊ री, जब ह्रस्व आ ई ऊ री वर्णों के बाद, इनके बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व माने छोटा या बड़ा, कोई आ ई ऊ री वर्ण आए तो इनके स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ हो जाता है, मतलब उससे बड़ा हो जाता है। कैसे? चलो अब देखिए, इसको आप समझेंगे। ये कहना चाह रहा है कि यदि आ के बाद में आए तो बड़ा आ हो जाएगा, ई के बाद में ई आए तो बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर कैसा, यहाँ छोटा हो सकता है, यहाँ बड़ा हो सकता है, बड़ा यहाँ हो सकता है, यहाँ छोटा हो सकता है, पर होगा दीर्घ हो जाएगा। ध्यान रखना है आ ई ऊ री के बाद में कोई भी ह्रस्व या दीर्घ कोई भी आए लेकिन हो जाएगा आपका दीर्घ। इसके बाद देखिएगा तो आ के बाद बड़ा, ई आए तो बड़ी, ऐसे ही ऊ प्लस ऊ आए तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो, और इसी प्रकार से ऋ के बाद ऋ आए तो क्या हो जाएगा? आपका बड़ा ऋ हो जाएगा। बस समझी, यहाँ कन्फर्म हो गई। अब थोड़ा सा केवल उदाहरण की बारी नहीं, तो उदाहरण को आप आसानी के साथ समझ लेंगे। चलो यहाँ से एक क्लियर हो गई, आ के बाद आ जाए, समझ लीजिए बड़ा हो गया, बड़ा आ रहा है, समझ लीजिए कि दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि शुद्ध अकाह सवर्णे दीर्घ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण पर आए, जैसे मैंने कहा, देखिए पुरुषार्थ, एग्जाम्पल देख रहे, इसका उदाहरण देख लीजिए। कैसे मैंने लिखा पुरुषार्थ, क्या लिखा? पुरुषार्थ। कई बार दोस्तों एग्जाम्पल में टेट, सुपर टेट, सी टेट कई जगह ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि बताइए पुरुषार्थ में प्रयुक्त संधि है। अब इसमें वो पूछ रहा है कि संधि कौन सी है, उसने दे दिया है चार वैकल्पिक क्वेश्चन दे दिए हैं, 4 विकल्प दे दिया, उसमें एक दे दिया आकाश सवर्ण दीर्घ। अब आकाश सवर्ण दीर्घ में आप देखेंगे तो अब यहाँ से सबसे पहले आपको तोड़ना है, संधि के लिए देखना है। अब आप देख रहे हैं इसमें पुरुषार्थ, पुरुषा, यहाँ आप देख रहे हैं संधि पुरुषा, सा बड़ा आ रहा है, बड़ा आ क्या है? दीर्घ है। क्या है? दीर्घ है। तो जहां दीर्घ आ जाए वहां अकाह सवर्णे दीर्घ, क्योंकि दीर्घ संधि आप देख रहे हैं दीर्घ वैसे ही बड़ा होता है, और यहाँ सूत्र देख रहे हैं अकाह सवर्णे दीर्घ, अंक प्रत्याहार के सारे वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। बस क्या है? कुछ नहीं है, संधि में तोड़ दीजिए, 2 भागों में बांट दीजिए। कैसे बन जाएगा? एक हो जाएगा आपका पुरुष प्लस अर्था। क्या हो जाएगा? पुरुष प्लस अर्था। यहाँ पर अभी सा है, और सा कैसा है? सा में स्वर छिपा है, क्योंकि का से क्या था कि कोई भी व्यंजन वर्ण आप पूरा अकेले उसी के बल पर नहीं बोल सकते। जब आप किसी व्यंजन को बोलेंगे तो उसमें स्वर होगा, इसमें साक में क्या है? स्वर छिपा है, और हम इसमें से स्वर को निकालेंगे तो आ निकलेगा, और यहाँ से ये आएगा। और आ के जस्ट बाद आपने देखा ह्रस्व आ ई ऊ र के बाद आ ई ऊ र के बाद ह्रस्व या दीर्घ, यही समान वर्ण आए तो दीर्घ हो जाता है। आ के बाद बड़ा आ के बाद आ रहा है, इसलिए कौन क्या हो जाएगा? बड़ा होगा, तो संधि हो जाएगी अकाह सवर्णे दीर्घा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अच्छे आराम से, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादा विशेष आपको दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने लिखा दीर्घकारः, चलो देखें दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर और सिंपल रूप में, जैसे मैंने लिखा शिवालयः, क्या लिखा? शिवालयः। देख लीजिए आपको क्या लिखा है? शिवालय। अब इसको आप 2 भागों में बांट दीजिए। यहाँ पर बड़ा आ रहा है, 2 भागों में बढ़ जाएगा आपका शिव प्लस आलय। क्या बढ़ जाएगा? शिव प्लस आलय। यहाँ से शिव वा कैसा है? छोटा है, इसमें से क्या निकलेगा?
आएगा, यहाँ बड़ा आएगा और आ के बाद आ आने से क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। कौन संधि हो जाएगी, आकाश सवर्णे दीर्घा। चलो एक एग्जांपल बड़ा सा ले लेते हैं। मैंने लिखा रामा राधनम। अरे थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्यों भाई, थोड़ा सा, ठीक, देखें थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्या हो गया, रामाराधनम। क्या लिखा है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, रामाराधनम। नहीं, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें पूछा जाएगा कौन सी संधि है। अरे दो भागों में बांट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रामा, यहाँ पर भी आ रहा है बड़ा, और रा पे यहाँ पर भी बड़ा आ रहा है। अब दिक्कत में आ जाएगी, अरे संधि कैसे टूटेगी। अरे दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए, सही सेंटेंस होना चाहिए, बस जहां से अर्थ सही निकले वहां से जोड़ दीजिए, बन जाएगा आपका राम प्लस आराधनम। राम प्लस आराधनम। क्या है संधि में, कुछ नहीं है, माँ में से आप क्या निकालेंगे, आ, यहाँ से बड़ा आ के बाद बड़ा आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, बड़ा आ। वो बड़ा आ होगा तो कौन सी संधि होगी, आकाश सवर्णे और दीर्घा। कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। चलो ठीक, आ वाला आपने समझा। अब कुछ 3 एग्जाम्पल रहेगा, इनको भी थोड़ा सा क्षणिक मात्रा में देखिए ये भी कैसे कंप्लीट होते हैं। ठीक, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने आपको जाना, अब देख लीजिएगा दूसरा आपको देखना है, ई प्लस ई बराबर होता है क्या, बड़ी ई। तो कैसे होता है जरा इसको देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा कपीशा, क्या लिखा, कपीशा। अब इसको दो भागों में डिवाइड कीजिएगा, अर्थात आप सेंटेंस में निकाल सकेंगे कपीशा। आप दो बार दोहराएंगे, क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा आपका कपी प्लस ईशा। अर्थात आप सेंटेंस को भी समझ लीजिए। जब संधि को दो भागों में बांटे तो एक चीज का ध्यान रखें कि दोनों के अर्थ जो है सही होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कपी, कपी माने क्या होता है, बानर होता है, और ईश माने क्या होता है, भगवान होता है। तो अर्थात बंदर के रूप में है जो कौन, ईश्वर भगवान, है ना। तो सेंटेंस भी थोड़ा सही होना चाहिए, बस वहां से आपकी संधि कंफर्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ह्रस्व ई के बाद में ह्रस्व क्या आ रहा है, यहाँ पर दीर्घ क्या आ रही है, ई आ रही है, तो हो जाएगा आपका दीर्घ। अर्थात यहाँ से नियम निकाले तो ई प्लस क्या हो जाएगा, ई के बाद ई आ रही है तो क्या हो जाएगा, बड़ी। कौन सी संधि आ जाएगी, अकाहा सवर्णे दीर्घा। किसी भी एग्जाम्पल में, चाहे वो सीटेट हो, सुपर टेट हो या फिर टेट हो, इन सब में बहुत ही बेहद एक कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन सेंस है, अर्थात बिल्कुल आता ही है, क्लियर है। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद आता है, जैसे मैंने लिखा मुनीन्द्रा, क्या लिखा, मुनीन्द्रा। मुनीन्द्रा क्या लिखा है, मुनीन्द्रा। मुनीन्द्रा को दो भागों में बांटेंगे आप तो क्या बन जाएगा, मुनि प्लस इंद्रा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप दीर्घ संधि यहाँ लगा रहे हैं तो ह्रस्व, आपने नियम को समझा है कि अर्थात ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद समान वर्ण ही आए, अर्थात तभी वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मुनि नाम है छोटी की, प्लस यहाँ से ई मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा, और कौन संधि आ जाएगी आपकी, दीर्घ संधि आ जाएगी। इसी प्रकार से अब आता है नेक्स्ट पॉइंट को देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है ऊ प्लस ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है। चलो इसको देख लीजिएगा एक एग्जाम्पल के तौर पे, ऊ प्लस ऊ बराबर क्या, बड़ा ऊ। इसको देख रहे हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया लघुर्मी, क्या दिया, लघुर्मी। क्या लिखा है, लघुर्मी। इसको दो भागों में बांट दीजिए, हो जाएगा लघु प्लस उर्मी। क्या हो जाएगा, लघु प्लस उर्मी। यहाँ पर लघु हमें छोटा ऊ आ रहा है, तो छोटा ऊ के बाद समान वर्ण आ रहा है ऊ, और ऊ के बाद ऊ आने से क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ आ रहा है, समान वर्ण आ रहा था, दीर्घ वर्ण आ रहा है। यहाँ लिख दीजिए कौन सी आपकी, दीर्घ संधि, आकाश वर्णे दीर्घा। इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा साधुकतम,
कभी कभी एग्जाम्पल में ऐसे पूछ लेता है कि साधुत्तम में बताइए साधुत्तम का सही संधि विच्छेद होगा। दो इसकी कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साधुत्तम का संधि विच्छेद होगा। अब इसे आपको दो भागों में डिवाइड कर देना है, तो बन जाएगा आपका क्या, साधु प्लस उक्तम। साधु प्लस उक्तम अर्थात साधुक्तम। साधु मतलब किसी सज्जन व्यक्ति ने, और उक्तम माने कहा या बोला, किसी सज्जन व्यक्ति ने कुछ कहा, इसका ऐसा सेंटेंस बनेगा साधुक्तम। तो यहां से आप लिखेंगे ऊ प्लस ऊ बराबर हो जाएगा आपका क्या, बड़ा ऊ हो जाएगा। और संधि कौन सी आ जाएगी यहाँ पर, दीर्घ संधि। कोई नो डाउट नो टेंशन, बड़े अच्छे सहजता पूर्वक और केवल अच्छे मन से लगन से आप अध्ययन करिए। बाकी इसी परफेक्ट एजुकेशन पर आपकी हिंदी प्लस संस्कृत ग्रामर आपकी इसी पर भी कंप्लीट करा दी जाएगी पूरी अच्छे तरीके से। और ये हमारे सब लोग साथ में जुड़े हुए हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर करें इस पर। ठीक है, आगे देखिए अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, आता है नेक्स्ट रिर। हाँ चलो इसको देख लीजिएगा, रिर प्लस रिर। रिर के बाद में अगर रिर आए, रिर के बाद में क्या आए, रिर आए, अर्थात री के बाद में री आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा रीर हो जाएगा। अर्थात बड़े सहजता पूर्वक शालीनता पूर्वक आप इसे जो है लिखेंगे और कोई दिक्कत नहीं इसमें, आपके लिए कोई डाउटिंग नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा रिर जो आता है वो इसमें रिर का जो होता है वो दीर्घ होता है, पर एक लिरी है जिसका ह्रस्व ही होता है, कोई दीर्घ नहीं होता। तो कैसे हो जाएगा बड़ा रिर, चलो इसको देख लीजिएगा। देखें जैसे मैंने लिखा पितृणम, क्या लिखा, पितृणम। आप इस पितृणम को दो भागों में डिवाइड करिएगा, बांट कीजिए, बन जाएगा आपका पितृ प्लस ऋणम। पितृ प्लस क्या हो जाएगा, ऋणम। अब यहाँ से ता में रा लगाया तो ऋण निकालेंगे, प्लस यहाँ पर आपका ऋण आएगा, ऋण और ऋण मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऋण हो जाएगा। और जब बड़ा ऋण आ रहा है तो भी कौन सी संधि है यहाँ पर, दीर्घ संधि है। नो डाउट नो टेंशन, आराम से आप लिख सकते हैं दीर्घ संधि है। कभी कभी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पितृधन ऋणम से शब्द बनेगा, तो पितृधन ऋणम से शब्द क्या बनेगा, अर्थात पितृणम बन जाएगा। या पूछ लेगा कि पितृणम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पितृधन ऋणम हो जाएगा। या पूछ लेगा कि पितृणम में प्रयुक्त संधि है, तो पितृणम पहले आप विच्छेद करेंगे, बनेगा पितृधन ऋणम। और पितृधन ऋणम जो संधि शब्द बनेगा उसी से आप नियम निकालेंगे। ऋण के बाद ऋण आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऋण हो जाएगा। वो बड़ा ऋण आने पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। सूत्र क्या होता है, अकाह सवर्णे दीर्घा। ठीक है, इसी प्रकार से और देख लीजिए, जैसे आता है मातृणम, क्या आता है, मातृणम। अब यहाँ पर भी आप इसको डिवाइड करें, इसको भी इसमें बताइए प्रयुक्त संधि क्या है, तो आपका होगा मात्र प्लस ऋणम, मात्र प्लस ऋणम। यहाँ से ऋण आएगा प्लस यहाँ पर ऋण आएगा, ऋण और मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऋण हो जाएगा। कौन संधि यहाँ पर, दीर्घ संधि है। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप सभी की समझ में आया होगा, और निश्चित ही आप थोड़ा सा समय देते रहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करें इस पे। और निश्चित तौर पर ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट से लेकर के आपकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ज्यादा आपके लिए, ये मान के चलिएगा कि बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगी, लाभदायक होगी, और निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। ठीक है छात्रों, दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।